स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री क्लासेस में। आज हम बात करने वाले थे महाजनपद पीरियड के बारे में। लास्ट हमने जो बात की थी वो पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में बात की थी। अगर आपको उसमें कोई इशू है, कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं उसमें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं चीजों को देख लूंगी उसमें से। तो यहाँ पे अब बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में जो एक तरीके से चले आ रहे थे। वो किस तरीके से थे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो पहले कबीले थे, उसके बाद जन बने, उसके बाद जनपद बनते हैं, उसके बाद महाजनपद निकल के आते हैं। तो इस तरीके से महाजनपदों का उदय हुआ, ये आप जान गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इनके सोर्सेस कहाँ से मिले और किस चीज से हमें इनकी जानकारी हुई। तो बौद्ध ग्रंथों के अंगुत्तर निकाय से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इनके बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, उससे हमें इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो सबसे फेमस और सबसे बड़ा जो डायनेस्टी थी वो थी यहाँ पे मगध साम्राज्य जो था। उसकी कैपिटल थी गिरिराज और राजगृह, और गया और आज का पटना इसको बोलते हैं। एक बार इसको पूरा थोड़ा सा रिपीट कर लेना, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कि यहाँ पे 16 राज्य हैं, बट सबसे ज्यादा जो बढ़ा वो मगध साम्राज्य ही क्यों इतना एक्सपेंड किया, या क्यों इतने टाइम तक वो रहा। क्योंकि राजगृह पहाड़ियों के बीच में था और पटना जो है वो नदियों के बीच में आता था। तो इसको एक तरीके से नेचर ने संरक्षित किया, उसको प्रकृति ने बचा के रखा, इसलिए इतना एक्सपेंड हो पाया। तो इन्वेटर्स आते थे, वो यहाँ से आते थे, नॉर्थ वेस्ट पीरियड, नॉर्थ वेस्ट साइड से आते थे। मगर यहाँ पे काफी दूर पड़ जाता है, ये पूरा पूर्वी वाला एरिया पड़ जाता है, और यहाँ पे फिर नदियां और ये भी थे, तो इस पे इन्वेटर्स इतनी जल्दी आ नहीं पाए थे। तो यहाँ पे इसको फिर ये काफी एक्सपेंड हो गया था, ये वाला राज यहाँ से यहाँ इतना हो गया। इसके बाद फिर देखते हैं कि सबसे लंबा चलने वाला था। तो हर्यक डायनेस्टी, सुसुनाग वंश और नंद वंश तक मगध साम्राज्य चलता रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके सोशल कंडीशंस के बारे में। तो सोशल कंडीशन इसकी काफी अच्छी थी यहाँ पे, और सबसे ज्यादा जो था वो लोहे का यूज होने लगा था यहाँ पे। एक एक स्ट्रक्चर में चीजें चल रही थी। पहले गढ़ और गणतंत्र चल रहे थे, देन गढ़ समाप्त हो गए, यहाँ पे राजाओं का शासन आता है, और राजाओं का जो हो जाता है वो अनुवांशिक हो जाता है, मतलब राजा का बेटा राजा बन जाता है। ऐसी यहाँ पे एक प्रथा चल जाती है। और यहाँ पे जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो काफी अच्छी कंडीशन थी, मतलब ठीक बोल सकते हैं, लीगली उनको फ्रीडम था। वैदिक पीरियड में थोड़ी कंडीशन खराब हुई थी, बट यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन ठीक हो गई थी वुमेन्स की कंडीशन। देन उसके बारे में अगर यहाँ पे कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कास्ट सिस्टम आता है, और ये भी जो था वो वंशानुगत था, क्योंकि वंशानुगत तो ये पोस्ट वैदिक पीरियड से हो गया था, तो यहाँ पे ये भी वंशानुगत था कास्ट सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे अब हम बात करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल साफ साफ मना था। और जो राज हो गया था वो हो गया था यहाँ पे ब्राह्मण्स का, मतलब ब्राह्मणों की वैल्यू कुछ बहुत ज्यादा हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर में जैसे कि लोहे की खोज हो गई थी, तो उसके बाद यहाँ पे फसल बहुत ज्यादा उगने लगी थी, क्रॉप, जैसे चावल, गेहूं, और ऐसी वाली फसलें बहुत ज्यादा होने लगी थी, दो दो तीन तीन वैरायटी में मिलती थी यहाँ पे। और कॉटन और शुगर केन्स का भी इस पे यहाँ पे यूज होने लगा था। तो ये लोग काफी सुख और संपन्न हो गए थे। अब अगर हम अर्बनाइजेशन के बारे में बात करें, तो जो कर व्यवस्था थी, टैक्स था, वो टैक्स काफी अच्छा जाता था, उसी हिसाब से ये राज्य यहाँ पे डेवलप होता चला गया। जो देश, जो राज्य, जो देश जितना ज्यादा टैक्स उसको मिलता है वो उतना ही वृद्धि करता चला जाता है। इंडिया में आज की डेट में जो टैक्स देते हैं, जो पीपल टैक्स देते हैं, वो 17% है। बाकी अदर लोग टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, और कुछ लोग टैक्स की चोरी भी करते हैं। तो इस हिसाब से जो टैक्स देते हैं वो 17% लोग ही इंडिया में टैक्स देते हैं, लेकिन मगध साम्राज्य में टैक्स ज्यादा देते थे लोग। और यहाँ पे सिक्कों का चलन था। सिक्के में यहाँ पे जो सिक्के मिले थे वो थे, इसको बोला जाता था पंचमार्क और आहत नाम के दो सिक्के मिले थे, मतलब इनको बोला जाता था सिक्कों को। और जो इनका जो ट्रेड होता था, जो इन लोगों का जो ट्रेड होता था वो दो बंदरगाह थे, भड़ौच और सोपान नाम के बंदरगाह से होता था।
तो आज ना हम इसका एक ओवरव्यू जान लेते हैं पूरा कि किस तरीके से ये राज करते थे, क्या क्या इनका यहाँ पे चलता था। तो फिर यहाँ पे जो वो करते इनका अच्छा से चल रहा था सब कुछ, लेकिन उसके बाद ही नॉर्थ वेस्ट पीरियड में कुछ इन्विटर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो होते हैं ईरानी, और सिकंदर का आता है यहाँ पे तभी। तो सिकंदर यहाँ पे हाइडेस पीच का जो युद्ध होता है वो सिकंदर से होता है। देन सिकंदर जब लौट रहा होता है मालवा के राजा से युद्ध करके, तो वो घायल हो जाता है और रास्ते में पहुंचते पहुंचते बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। बट सिकंदर के आने से कई सारे फायदे भी होते हैं। बट पहले थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे ईरानियों के बारे में। ईरानियों में हकमनी वंश का एक राजा था, जिसको बोला जाता था हकमनी वंश का एक राजा था जिसको साइरस बोला जाता था। साइरस नाम था उसका। वो ज्यादा अंदर तक नहीं आ पाया था, बस उसने कुछ स्टेट्स को कवर किया था। देन वो सिंध और पंजाब वाले प्रांत को, उसके बाद वो वापस चला गया था। बट सिकंदर जो था वो सिकंदर पूरा अंदर तक आ गया था और वो पंजाब के राजा से युद्ध करता है, और जिसको हाइडेस पीस झेलम का युद्ध बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिकंदर जब लौटते टाइम सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दिया था। तो सिकंदर जब लौटते टाइम वो युद्ध करता हुआ लौटता है, वो मालवा के राजा से युद्ध करता है और उस युद्ध में घायल हो जाता है। तो वो वापस नहीं जा पाता है, रास्ते में ही उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है इस तरीके से। बट सिकंदर के आने के कई सारे फायदे होते हैं। एक तो ट्रेड में बहुत फायदा होता है कि 3-4 रास्ते रूट मिल गए थे। एक तो दो दो रूट तो मिल गए थे लैंड पे होके, स्थल मंडल से होके, और 1-2 रूट मिल गया था वो वाटर की तरह, उससे रूट मिल गया था। प्लस ज्योतिष विज्ञान में हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करने लगे थे। उसके बाद ज्योतिष की नॉलेज एक दूसरे से जानने लगे थे कि आपके यहाँ पे क्या है, आप बताइए हमारे यहाँ पे क्या है। उस तरीके से ट्रेड स्टार्ट हो गया था, सिक्कों का आदान प्रदान स्टार्ट हो गया था। वाटर सिस्टम उस टाइम में बहुत ज्यादा नहीं था, तो सिक्कों से हम लोग ट्रेड करने लगे। तो कई सारे बेनिफिट उसके सिकंदर के आने के भी हुए थे यहाँ पे। तो पहला जो हमने देखा था वो देखा था 16 महाजनपद। उसमें मगध सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसकी सोशल व्यवस्था क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, वो लोग ट्रेड करते थे, लोहे के बारे में जानते थे। कृषि में वो लोग चावल और कॉटन का बहुत ज्यादा उपयोग करते थे, और गेहूं भी बहुत ज्यादा उपजाते थे। कर व्यवस्था बहुत अच्छी थी यहाँ पे। सामंतों का भी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है थोड़ा थोड़ा, जो भूमि लेके जो लोग करते हैं, मतलब राजा उनको भूमि दे देते हैं, जमीन दे देते हैं, और देन बोलते हैं कि आप इसका टैक्स पे करते रहना। तो वो वाली भी कंडीशन यहाँ पे देखी जाती है। प्लस वुमेन्स की कंडीशन यहाँ पे ठीक थी, बहुत ज्यादा खराब नहीं थी, बट इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे चार जो हमने पोस्ट वैदिक पीरियड में 4 कास्ट देखी थी, वो सेम कास्ट थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्र। वो कास्ट भी यहाँ पे रहती हैं। काफी हद तक ये पोस्ट वैदिक पीरियड से रिलेटेड होता है। तो पोस्ट वैदिक पीरियड का इस पे काफी असर होता है। इसको सेकंड अर्बनाइजेशन, सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन जो थी वो पोस्ट वैदिक पीरियड में जब लोहा मिल गया था, जब आयरन की खोज हो गई थी, तो उसको अर्बन बोला जाता है। देन सेकंड इसको बोला जाता है। और आपको अगर कुछ और इसमें मुझे जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और उसके बाद आपको ये कैसा लगा वीडियो पूरा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।